मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? सभी लोग ठीक हैं, अच्छे से रहिए। और सभी लोग जो गांव में हैं अभी वह ऑनलाइन क्लास भी देखते रहिए, और जो पटना में पहुंच चुके हैं वह ऑफलाइन क्लास कर भी रहे हैं, तब पर भी ऑनलाइन क्लास का शेयर, लाइक और जो भी जान पहचान में उसको सब्सक्राइब करवाइए। और वीडियो को कम से कम देखने का कोशिश करिए शुरू से लास्ट तक, तब आपको बहुत सारे चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे हम आप लोग को पढ़ाए थे पिछले क्लास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के विषय में। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद एक टर्म छूट गया था, वह है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, इसको जे से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब कहिएगा ये करंट डेंसिटी क्या है, इसके विषय में कैसे हम पढ़ते हैं, तो सुन लीजिए। जैसे हमने पढ़ाए थे कि करंट कौन सा क्वांटिटी है, टेंसर। अगर टेंसर ना दिया रहेगा तो हमने बोले थे कि करंट स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन करंट डेंसिटी जो है वह कौन सा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। कोई पूछेगा करंट डेंसिटी के विषय में तो सिंपल याद रखिएगा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसका वैल्यू होता है करंट पर यूनिट नॉर्मल एरिया। करंट पर यूनिट नॉर्मल एरिया, यानी कहने का मतलब रफ भाषा में कि करंट में अगर एरिया से भागा देते हो, करंट में अगर एरिया से भागा देते हैं तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, करंट डेंसिटी। सिंपल रट जाइएगा कि करंट में अगर एरिया से भगा देते हैं तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, करंट डेंसिटी। तो पहला चीज लिखिएगा, इट इज डिफाइंड एज ए वेक्टर and its value is equal to the current per unit normal area, current per unit normal area, current per unit normal area, and its direction is along the current direction, along the current direction। और इसका जो डायरेक्शन होता है बाबू वह किसके अलोंग होता है, एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द करंट डायरेक्शन। तो सिंपल याद रखिएगा कि करंट डेंसिटी कौन सा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी, और इसका वैल्यू होता है करंट पर यूनिट नॉर्मल एरिया, और इसका जो डायरेक्शन होता है वह हमेशा किसके अलोंग होता है, अलोंग द करंट डायरेक्शन, अलोंग द करंट डायरेक्शन, अलोंग द करंट डायरेक्शन। क्लियर हो गया? इसीलिए जे बराबर लिखते हैं करंट बाय नॉर्मल एरिया, नॉर्मल एरिया। करंट बाय नॉर्मल एरिया को हम क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी। कोई पूछेगा कि करंट डेंसिटी क्या होता है तो सिंपल याद रखिएगा, करंट बाय नॉर्मल एरिया को क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी, और इसका डायरेक्शन किसके अलोंग होता है, तो अलोंग द करंट डायरेक्शन, अलोंग द करंट डायरेक्शन। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है और वेक्टर का एक डायरेक्शन होता है, इसलिए इसका डायरेक्शन कोई पूछेगा तो सीधा याद रखिएगा अलोंग द करंट डायरेक्शन। अब देखिए, मान लीजिए ये एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इससे मान लीजिए करंट पास कर रहा है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, क्रॉस सेक्शन एरिया
बराबर ए है और इससे करंट आई पास कर रहा है। तो कोई पूछेगा तो जे का वैल्यू आप कहिएगा आई अपॉन ए। लेकिन अगर मान लीजिए इसी में इस तरीका से डायग्राम बना दिया जाए, देखिए ध्यान से, इस तरीका से अगर डायग्राम बनाते हैं हम लोग, तब देखिएगा कैसे होता है। मान लीजिए इसमें भी करंट ऐसे पास कर रहा है, यह है करंट का डायरेक्शन। करंट का डायरेक्शन कोई पूछेगा तो ये करंट आई हो गया, लेकिन इसका नॉर्मल एरिया इसके परपेंडिकुलर, क्योंकि रटा चुके हैं कि एरिया जो होता है हमेशा वह परपेंडिकुलर होते हैं कांटेक्ट सरफेस का। नॉर्मल टर्म जहां पे भी लिखा रहे, नॉर्मल का मतलब एक ही चीज याद रखिएगा कि नॉर्मल हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं किसके, कांटेक्ट सरफेस के। नॉर्मल जो है वह हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसके, कांटेक्ट सरफेस के। तो देखिए मान लीजिए इसका एरिया ए है, क्रॉस सेक्शन या सेक्शनल जो भी लिखिए, एरिया बराबर ए है। अब नॉर्मल एरिया की बात करते हैं तो नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर होगा बाबू। तो नॉर्मल एरिया ये हो गया आपका ए बार या जो भी दिखाना है। अब देखिए, लेकिन हमने बोले थे कि करंट डेंसिटी का, किसका, करंट डेंसिटी का जो डायरेक्शन होता है वह अलोंग द करंट डायरेक्शन। करंट डेंसिटी का जो डायरेक्शन होता है बाबू वह किसके अलोंग होता है, अलोंग द करंट डेंसिटी, सॉरी अलोंग द करंट। और एरिया भी जो लेते हैं याद रखिएगा, एरिया को भी हमेशा किसके अलोंग लेते हैं, जिस तरफ करंट का फ्लो होता है उसी के अलोंग हम क्या लेते हैं, एरिया भी लेते हैं। तो एरिया मान लीजिए ये हो गया। अब ये एरिया लेना है आपको, तो मान लो ये आपके पास थीटा है, ये ए है, तो ये क्या होगा, ए कॉस थीटा। ये क्या होगा, ए कॉस थीटा। तो जे का सिंपल वैल्यू होगा करंट यानी आई अपॉन ए कॉस थीटा। करंट अपॉन ए कॉस थीटा को क्या कहते हैं हम लोग, करंट डेंसिटी। करंट अपॉन ए कॉस थीटा को क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी। तो क्लियर हो गया करंट डेंसिटी। सिंपल याद रखिएगा, करंट पर यूनिट नॉर्मल एरिया को हम क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी। दिक्कत नहीं हुआ होगा यहां तक। इस पे न्यूमेरिकल हम कल आप लोग को कराएंगे, बहुत सारा न्यूमेरिकल करवाना पड़ेगा इस सब पे। जैसे मान लेते हैं अगर करंट का वैल्यू कांस्टेंट रहता है, इफ आई बराबर कांस्टेंट, अगर करंट का वैल्यू कांस्टेंट होता है तो आई का वैल्यू होता है Q बाई टी। तो चार्ज का वैल्यू होगा बाबू आई इंटू टी। ये भी फार्मूला याद रखिएगा। ये फार्मूला तब एप्लीकेबल होते हैं जब आपका करंट का वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो। करंट का वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो। तो Q बराबर क्या होता है, आई टी होता है। Q बराबर आई टी होता है। ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए आप लोग को समझना है इसमें एक कंसेप्ट के विषय में, हम लोग ओम्स लॉ के विषय में अभी पढ़ाएंगे आप लोग को। देखिए हेडिंग देंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ की बात कर रहे हैं। देखिए बाबू, ओम्स लॉ होता क्या है। जैसे आप 8th में पढ़े थे और 10th में पढ़े थे करंट में, ओम्स लॉ के विषय में, कि अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होते हैं वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, करंट का। जो कोई भी कंडक्टर होगा, कंडक्टर के अक्रॉस, किसके अक्रॉस, कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज जो होते हैं वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है बाबू, करंट फ्लो का। तो पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द, पोटेंशियल
पोटेंशियल अप्लाइड across potential applied across the end of conductor, the end of conductor. Potential applied across the end of conductor is directly proportional directly proportional to the, अब देखिए directly proportional to the current flow through flowing through the conductor। हमने यहां पे लिखे हैं, देख रहे हैं आप लोग कि पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। जैसे मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, अब ये कंडक्टर है, समझिए, अगर बाबू ये कंडक्टर है और ये आपका बैटरी है, तो बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल। आप जानते हैं कि करंट का फ्लो हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के क्या होते हैं, अपोजिट, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए ये हमेशा हाई पोटेंशियल के तरफ फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन जो है वह हमेशा किधर फ्लो करेगा, हाई पोटेंशियल के तरफ। इलेक्ट्रॉन हमेशा हाई पोटेंशियल के तरफ फ्लो करेगा। ये प्लस इंड हो गया, ये माइनस। इस कंडक्टर का लेंथ L है, और इसमें अगर कोई पूछेगा करंट, तो करंट का डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होता है, और इसका V है। तो यहां से हमने बोले कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, I का। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। सिंपली रट जाइएगा कि V का जो वैल्यू होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, I। तो देखिए इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया, इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करेंगे, और करंट जो मूव करेगा वह जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा उतना ही ज्यादा क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, उतना ही ज्यादा क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और V बराबर हो जाता है I इंटू R। V बराबर क्या होता है, I इंटू R, जहां पे R को हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। R को ही क्या कहते हैं बाबू, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। R का ही नाम है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वेयर R बराबर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दैट इज इसी को हम लोग रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं, दैट इज रेजिस्टेंस। R को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं और इसी को क्या कहते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस। अब देखिए, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि V बराबर क्या हो गया, I इंटू R। अब सुनिए, ओम्स लॉ अगर ओमिक सर्किट को रिप्रेजेंट करता है, तो याद रखिएगा
V और I का ग्राफ हमेशा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर याद रखिएगा ओम्स लॉ किसको फॉलो करता है बाबू, ओमिक सर्किट को, तो लिख दीजिएगा यहाँ पे ओमिक सर्किट। ओमिक सर्किट, ओमिक सर्किट की बात करते हैं तो देखिए ओमिक सर्किट की बात करेंगे, सर्किट विच अवे सर्किट्स सर्किट which obey Ohm's law is known as ohmic circuit और लीनियर सर्किट, ओमिक सर्किट और लीनियर सर्किट, ओमिक सर्किट और लीनियर सर्किट। ध्यान रखिएगा ये तब एप्लीकेबल होता है यदि टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर और प्रेशर का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा तब ही ये ओमिक सर्किट को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए यहाँ पे बाबू, मान लीजिए हम लोग भी इसको कहे, आई इसको कहे, तो ये जो ग्राफ होगा ये रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। किसको, रेजिस्टेंस को। अब सुनिए V बराबर क्या हमने पढ़ा है, I इंटू R। यहाँ पे बाबू V बाय I को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं, R कहते हैं। V बाय I को क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं, स्लोप यानी टेन थीटा कहते हैं। अब देखिए V बाय I, अगर मान लो I y एक्सिस पे है, I y एक्सिस पे है, तो थीटा हम किसके साथ लेते हैं, हमेशा I के साथ। किसके साथ, I के साथ। तो थीटा हमें ये लेना होगा। अब देखिए थीटा ये अगर लेते हैं बाबू, तो थीटा के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, ये V है तो ये भी V होगा और ये I होगा। इसमें टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, V बाय I। तो आप सिंपली, और इसी को हम रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं, तो आप सिंपली याद रखिएगा जब भी हम थीटा को फॉर्म करवाते हैं तो सिर्फ किस एक्सिस के साथ, तो जिस पे करंट फ्लो करता है, जिस पे करंट पास करता है, उसी के साथ हम क्या बनाते हैं, थीटा बनाते हैं। और इसका जो ग्राफ होता है वह हमेशा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है। अब जैसे देखिए यहाँ पे कि मान लीजिए, अब ऐसा तो जरूरी नहीं है कि करंट को y एक्सिस पे ही रखेगा, कभी कभी x एक्सिस पे भी रख देता है। तो देखिए करंट जहां कहीं भी रहेगा, देखिए मान लीजिए यही ग्राफ है आपके पास दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि मान लीजिए करंट अब x के साथ है और वोल्टेज किसके साथ है, y के साथ। तो हम थीटा जो लेंगे हमेशा करंट के साथ, और यहाँ पे भी कोई टेन थीटा की बात करेगा तो टेन थीटा को स्लोप कहते हैं और उसी का वैल्यू R होता है और उसी का वैल्यू यहाँ पे बाबू V बाय क्या होगा, I होगा। V बाय क्या होगा, I होगा। क्लियर हो गया। टेन थीटा को स्लोप कहते हैं और इसी को हम लोग R कहते हैं और इसी का वैल्यू क्या होता है, V बाय I होता है, V बाय I होता है। तो ये क्लियर हो गया। यानी थीटा जब भी आप लीजिएगा तो सिर्फ किस एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस, सॉरी करंट एक्सिस के साथ। किसके साथ, करंट एक्सिस के साथ। अगर ये ओम्स लॉ को वैलिड करता है तो V और I का जो रिलेशन होता है वो देखिए।
इक्वली इंक्रीमेंट होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास भी 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये 3 है, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा। अब देखिए अगर हम लोग जैसे इस दोनों का रेशियो करते हैं तो 3/2, ई दोनों का रेशियो करते हैं तो 3/2, ई दोनों का रेशियो करते हैं तो 3/2, ई दोनों का रेशियो भी करते हैं तो 3/2। अगर भी और आई का रेशियो हर एक इंस्टेंट पे सेम रहता है तो कहिएगा ये किसको फॉलो करेगा, ओम्स लॉ को। किसको? ओम्स लॉ को। यानी ओम्स लॉ को फॉलो करने के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि V बाय I का रेशियो हमेशा क्या होना चाहिए, थ्रू आउट कांस्टेंट, थ्रू आउट कांस्टेंट, थ्रू आउट कांस्टेंट। अगर V बाय I का वैल्यू थ्रू आउट कांस्टेंट है तो ही हम कहेंगे ये किसको फॉलो करता है, ओम्स लॉ को। किसको? ओम्स लॉ को। किसको? ओम्स लॉ। क्लियर हो गया? तो ओम्स लॉ को फॉलो करने के लिए V बाय I का वैल्यू क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब देखिए इस पे एक क्वेश्चन आप लोग को हम दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है आपके पास बाबू, ये आई है, ये आई है और ये भी है, आई भी है, इसका ये R1 है और ये R2 है, R2 है, R1 R2 है। तो आपसे पूछा जा रहा है फॉर्म R1 and R2, R1 and R2 which is greater, which is greater। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए R1 और R2 में कौन बड़ा होगा, R1 और R2 में कौन बड़ा होगा। तो देखिए इसका हम 2 मेथड सिखाएंगे। ये पहले क्वेश्चन लिख लीजिएगा। मेथड फर्स्ट की बात कर रहे हैं, सब लोग क्वेश्चन उतार दिए हैं। अब देखिए मेथड फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट मेथड, किसी एक को कांस्टेंट करो बाबू। या तो आप करंट को कांस्टेंट कर सकते हैं या तो वोल्टेज को। तो किसको मन करता है, करंट को ही, तो करंट को कांस्टेंट करिए। किसी एक को कांस्टेंट करिए, कर दिए कांस्टेंट। मान लीजिए करंट आई है, ये वोल्टेज V1 होगा और ये वोल्टेज V2 होगा, या इसी को V2 कह दो, इसी को V1, क्योंकि रेजिस्टेंस R1 है तो V1, रेजिस्टेंस R2 है तो V2। अब आप पढ़े हुए हो कि यहाँ पे बाबू, चलिए यहाँ पे देखिए R1 की बात करते हैं हम लोग, तो V1 बाय क्या होगा, I1, और R2 की बात करेंगे तो V2 बाय I2। कोई दिक्कत? अब देखिए करंट का वैल्यू थ्रू आउट कांस्टेंट है, I1 बराबर I2 बराबर I, तो करंट से तो कोई लेना देना नहीं है, ये कांस्टेंट है। अब देखिए किसका वोल्टेज ज्यादा है, तो V1 का वैल्यू क्या है, बड़ा है किससे, V2 से, क्योंकि ओरिजिन से जैसे हम लोग दूर जाते हैं वोल्टेज बढ़ेगा। तो V1 बड़ा है V2 से, तो इसलिए R1 का भी वैल्यू बड़ा होगा किससे, R2 से। R1 का भी वैल्यू बड़ा होगा किससे, R2 से। R1 का भी वैल्यू बड़ा होगा किससे, R2 से। तो सिंपल पहला मेथड है, किसी एक को कांस्टेंट करिएगा, किसी एक को कांस्टेंट करिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। अब देखिए ये समझ गए, करंट कांस्टेंट है, इधर वोल्टेज बढ़ रहा है तो V1 का वैल्यू बड़ा है V2 से, इसलिए R1 का भी वैल्यू बड़ा होगा किससे, R2 से। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड है कि आप करिएगा क्या, ये सब नहीं लेना, आप इसमें सीधा करना क्या है आपको बाबू, देखिए ध्यान से, थीटा ले लीजिए।
आपको हम रटा चुके हैं कि थीटा हमेशा किस एक्सिस के साथ लेते हैं, सेकंड मेथड की बात कर रहे हैं हम, वाई एक्सिस के साथ। तो ये थीटा 1 ले लेना और ये थीटा 2। देखिए इसमें कोई पूछेगा तो थीटा 1 का वैल्यू बड़ा है थीटा 2 से, तो इसीलिए टेन थीटा 1 का भी वैल्यू बड़ा होगा टेन थीटा 2 से। अब देखिए बाबू, टेन थीटा 1 बड़ा होगा टेन थीटा 2 से, तो इसका वैल्यू होता है R1 का वैल्यू बड़ा होगा किससे, R2 से। एक मेथड ये भी है। तो जो मन करे वह बनाइएगा, इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा। अब हम इसके बाद इसमें पढ़ाएंगे कि कौन ऐसा चीज है जो ओम्स लॉ पे डिफाइन माने ओम्स लॉ को सेटिस्फाइड नहीं करता है। फिर उसके बाद ये भी बताएंगे कि ओम्स लॉ फंडामेंटल लॉ है या नहीं है। ये सब क्लास जो है अगले लेक्चर में डिस्कशन किया जाएगा। तब तक आप लोग इतना को अच्छा से पढ़ लीजिएगा। अगले दिन हम इसके बाद इसके आगे का चर्चा करेंगे। आप लोग का क्लास ऑफलाइन भी चलेगा और यूट्यूब पे चलेगा। 2-3 दिन से हम क्लास नहीं ले पा रहे थे, कुछ प्रावधान कुछ बाधाएं आ चुका था क्लास लेने में, जिस वजह से नहीं ले रहे थे। लेकिन क्लास चलेगा आप लोग का यूट्यूब पे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, तब हमें भी मन लगेगा पढ़ाने में। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं या मान लीजिए शेयर नहीं करते, इस वजह से हम वीडियो क्लास नहीं ले रहे थे। तो आप लोग जितना करिएगा उतना बढ़िया से हम क्लास लेंगे। यही आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, निवेदन है। आप लोग अच्छे से इस चीज़ को समझ करके सुन करके जितना हो सके उतना शेयर करिए, उतना लाइक करिए और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने का काम करिए, फिर बहुत मज़ा आएगा। ठीक है बाबू, अगले दिन बात करते हैं इसके आगे।